हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो अपनी प्रिपरेशन अभी स्टार्ट कर रहे हैं नीट के लिए, और काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर तो दी है, पर उन्हें ऐसा लग रहा होगा कि वो सब कुछ भूले जा रहे हैं और उन्हें कुछ नहीं आता नीट के लिए। तो आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि मेरी क्या स्ट्रैटेजी थी और आपको कैसे करना चाहिए जिससे आप बचे हुए टाइम में बहुत अच्छे मार्क्स से नीट को क्रैक कर पाओगे। आज इस वीडियो में मैं आपको प्लानर, स्ट्रैटेजी, मॉक टेस्ट, रिवीजन और टाइम टेबल सबके बारे में बताऊंगी। सो इट्स गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। ऑल्सो अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो और आपको समझ नहीं आ रहा कि हमें कहाँ से प्रैक्टिस करनी चाहिए, हम कहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, कहाँ से लेक्चर देखें, कौन से रिसोर्सेज को फॉलो करें, तो भी आपको कोई टेंशन की बात नहीं है। मैं आप लोगों के लिए भी सब कुछ बताऊंगी कि आपको कैसे करना चाहिए, बिकॉज मैंने खुद सेल्फ स्टडी करी थी, तो आई नो कौन से रिसोर्सेज बेस्ट है और कहाँ से पढ़ के आप बहुत अच्छे मार्क्स नीट में ला सकते हो। तो सारे रिसोर्सेज मैं आपको बताऊंगी, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इसकी वो सारे रिसोर्सेज आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। तो आपको कुछ नहीं करना, कुछ नहीं ढूंढना, बस उसे जाके ज्वाइन करना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहली प्रॉब्लम जो आप लोगों को आती है अपनी प्रिपरेशन में, वो ये है कि आप लोगों को ये डाउट होता है कि दीदी हमारे पास प्लानर नहीं है, जिसकी वजह से हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से मॉक टेस्ट नहीं दे पा रहे। बट इवेंचुअली अगर आप रियलाइज़ करोगे कि ये तीनों चीज़ें इंटरलिंक्ड है। मॉक टेस्ट देने के लिए आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना होगा। सिलेबस कंप्लीट करने के लिए आपके पास प्लानर होना चाहिए जिसके थ्रू आप सिलेबस कंप्लीट करोगे। तो इसके लिए आपके पास प्लानर होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप लोगों को प्लानर चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मंथली प्लानर मिल जाएगा, आप उसे फॉलो कर सकते हो। बट मैंने अपने टाइम पे प्लानर नहीं बनाया था, बिकॉज प्लानर में दो चीज़ें ऐसी होती है जो मुझे अच्छी नहीं लगती, जिसकी वजह से मुझे लग रहा था कि शायद मेरे को दिक्कत आएगी प्रिपरेशन करने में। पहली चीज़ ये होती है कि जब हम प्लानर बना के स्टार्ट करते हैं करना, तो पहले दिन हमारा सही चलता है, दूसरे दिन सही चलता है, लेकिन फिर क्या होता है थोड़े टाइम बाद हमारे बैकलॉग्स होने स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि बहुत नॉर्मल है, जो सबके साथ होता है। लेकिन फिर प्लानर में क्या होता है, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन होता है उसे चेंज करने का, हम क्या करते हैं उसे हटा देते हैं और फिर दूसरी वीडियो देख के दूसरा प्लानर बनाते हैं, फिर से रीस्टार्ट करते हैं कि अब इतने दिन में ही करेंगे, और फिर वापस से शुरू से करने लग जाते हैं। तो इससे क्या होता है, प्लानर जो है वो बार बार चेंज होता रहता है और एक ही प्लानर पर शुरू से लेकर एंड तक स्टिक रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। दूसरी चीज़ ये होती है कि हमने आज प्लानर बना लिया, हमने उसके अकॉर्डिंग सिलेबस भी कंप्लीट कर लिया, लेकिन उस सिलेबस का हमारे पास पार्ट टेस्ट होना भी ज़रूरी है। हमने प्लानर के अकॉर्डिंग सिलेबस कंप्लीट कर लिया, लेकिन अगर हमारे पास उसी सिलेबस का पार्ट टेस्ट है ही नहीं, तो हम दे ही नहीं पाएंगे। फिर वो हमने जो करा है फिर वो हमारा ऐसे ही रह जाएगा, फिर हम नेक्स्ट स्टार्ट कर देंगे, तो पार्ट टेस्ट के थ्रू प्रैक्टिस नहीं हो पाती कई बार। तो उसका सोल्यूशन मैंने ये निकाला था कि मैंने प्लानर नहीं बनाया था, मैंने पहले मॉक टेस्ट ढूंढा था। मैंने एक मॉक टेस्ट लिया, मैंने उसका सिलेबस देखा, फिर उस मॉक टेस्ट के सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने अपना प्लानर बनाया। फॉर एग्जांपल मैंने देख लिया कि ये वाला मॉक टेस्ट है, इसका सिलेबस मुझे 14 डेज में कंप्लीट करना है, क्योंकि उसके बाद मुझे मॉक टेस्ट देना है। फिर वो सिलेबस जो है वो मेरा प्लानर हो गया, और उसको मैं डिवाइड कर लूँगी 14 डेज में, जिस तरह से मुझे सिलेबस को कंप्लीट करना है। तो इस तरीके से मुझे दो बेनिफिट्स मिलेंगे। पहला, मेरे पास प्लानर भी आ गया, उस तरीके से मेरा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद मुझे उसी सिलेबस का पार्ट टेस्ट भी मिल जाएगा, जो देख के मैं प्रैक्टिस कर सकती हूँ कि मुझे कितना आता है। सेकंड थिंग ये कि जैसे पहले वाले केस में हमारे पास ऑप्शन था कि अगर हमारे पास बैकलॉग हो गए तो हम दोबारा से प्लानर बना के रीस्टार्ट कर सकते हैं, बट वो यहाँ नहीं होगा। यहाँ पर हमें पता है कि हमें 2 हफ्ते बाद मॉक टेस्ट देना है, तो चाहे हमारे कितने भी बैकलॉग्स हो, हम पढ़ेंगे, एंड तक कोशिश करेंगे करने का और फिर देंगे। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी बेनिफिट करी थी। चाहे मेरा कितना भी बैकलॉग क्यों ना हो जाए प्लानर को कंप्लीट करने में, सिलेबस कंप्लीट करने में, बट स्टिल मैं मॉक टेस्ट देती थी। इसी के थ्रू मेरा सिलेबस जो है वो टाइम पे कंप्लीट हो पाया था। एंड आई विल रिकमेंड यू ऑल कि अगर आप इस तरीके से कर सकते हो अपना मॉक टेस्ट लेके, फिर उसके सिलेबस के थ्रू अपना प्लानर बना के, तो दिस इज़ द बेस्ट वे टू कंप्लीट द सिलेबस, क्योंकि आप बहुत जल्दी टाइमली सिलेबस कंप्लीट कर पाओगे। ऑल्सो मॉक टेस्ट प्रैक्टिस भी आपकी बहुत अच्छे से हो जाएगी। लेकिन अगर इस तरीके से आप नहीं कर पाते तो आप प्लानर के थ्रू भी कर सकते हो। बट मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, वो कोई भी बच्चा नहीं छोड़ेगा, चाहे किसी भी तरीके से पढ़ रहे हो, वो सबको देना टाइमली। पार्ट टेस्ट देना आपको स्टार्ट कर देना है, और बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेनी, ना डिमोटिवेट होना अगर आपके मॉक टेस्ट में मार्क्स कम आते हैं। वाई टू क्राई फॉर अ फ्लावर व्हेन द होल गार्डन इज वेटिंग फॉर यू। क्यों आपको मॉक टेस्ट के मार्क्स से इतना फ़र्क पड़ता है? ठीक है, फ़र्क पड़ता है थोड़ा सा, बट उस चीज़ को पॉजिटिव वे में लेना है, नेगेटिव में नहीं। कभी भी मार्क्स कम आए तो उसको पॉजिटिव वे में सोचो कि अच्छा हुआ मुझे मेरी गलती अभी पता लग गई, ताकि मैं ये गलतियाँ नीट में नहीं करूँगा और अभी इंप्रूव कर लूँगा। तो उस चीज़ को पॉजिटिव वे में लेना है, नेगेटिव नहीं सोचना कि यार मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मेरे को इतना पढ़ने के बाद भी मेरे मार्क्स नहीं आए। नेगेटिव लोगे उतने प्रिपरेशन डाउन हो जाएगी। आपको हमेशा खुद को पॉजिटिव रखना है। सबकी स्ट्रेंथ्स होती है, सबकी वीकनेसेस होती है, हर बच्चे की अलग अलग होती है। तो आपको मॉक टेस्ट देके अपनी आइडेंटिफाई करनी है कि आपको कौन से टॉपिक्स आते हैं, कौन से नहीं आते हैं। जो नहीं आते हैं, जो वीक है, उन पे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, उनको इंप्रूव करना है, ताकि वो गलती आपकी दोबारा ना हो। तो इस तरीके से आपको अपनी प्रिपरेशन को खुद एनालाइज करना है। 3 स्टेप्स बहुत ज़्यादा क्रूशियल है आपकी प्रिपरेशन में। पहला, मॉक टेस्ट को देना, दूसरा उसे एनालाइज करना, और तीसरा उसे इंप्रूव करना। अगर आप ये तीनों अच्छे से कर लोगे ना, तो डेफिनेटली आपके मार्क्स बहुत अच्छे आने वाले हैं। टाइमली आपको सारे मॉक टेस्ट देना है, पहले पार्ट टेस्ट और फिर फुल मॉक टेस्ट। उसके बाद हर मॉक टेस्ट को आपको एनालाइज करना है। जितना टाइम आपने मॉक टेस्ट को देने में लगाया ना, उतना ही आपका एनालाइज करने में भी लगना चाहिए। डिटेल एनालिसिस करनी है आपको, प्रॉपर एक एक चीज़ देखनी है कि कौन से क्वेश्चन आपके गलत हुए, कौन से टॉपिक से गलत हुए, क्या चीज़ें आपको नहीं आती थी, क्यों नहीं आती थी, और उन्हें देखकर क्या करना है, फिर उन्हें इंप्रूव करना है। ऐसा नहीं कि देख के छोड़ दिया, उसके बाद आपको उन्हें इंप्रूव करना है, उन गलतियों को सुधारना है। दिस इज़ द मेन स्टेप। जो जो गलती आपने देखी है कि अच्छा इस वजह से मेरे क्वेश्चन गलत हो रहे थे, ये प्रॉब्लम्स आ रही है, उन सबको आपको इंप्रूव भी करना है। देख के क्या कर लोगे, उससे तो कुछ नहीं होगा। इंप्रूव करोगे तभी वो गलती आपकी दोबारा नहीं होगी, और फिर आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे।
तो ये 3 स्टेप्स आपको बहुत अच्छे से फॉलो करना है और बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी अभी मॉक टेस्ट के मार्क्स ये कहीं मैटर नहीं करते, यू ऑल्सो नो इट। ये आपकी सिर्फ प्रिपरेशन को और इम्प्रूव करने के लिए, तो जितना ज़्यादा दोगे, जितना ज़्यादा यूज़ लोगे, उतना अच्छा होगा। मार्क्स कम आए या ज़्यादा है वो मैटर नहीं करता है, आपने मॉक टेस्ट से क्या सीखा वो मैटर करता है। अगर आज आपके मार्क्स कम भी आ रहे हैं बट अगर आप वो गलती सुधार लोगे, इम्प्रूव कर लोगे, तो अगली बार ज़्यादा आ जाएंगे। तो नहीं करते तो गलत है। मॉक टेस्ट में मार्क्स कम लाना गलत नहीं है, सेम गलती की वजह से बार बार मार्क्स कम लाना गलत है। अगर आपके आज कम मार्क्स आ रहे हैं तो ठीक है, आप गलती देखो, इंप्रूव करो, लेकिन अगर हर बार सेम गलती की वजह से मार्क्स कम आ रहे हैं तो गलत है, फिर वो चीज़ पे आपको वर्क करना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और उन्होंने कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करी अभी तक और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो मॉक टेस्ट कहाँ से दे। तो आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको एन नंबर ऑफ मॉक टेस्ट मिलेंगे, डिफरेंट डिफरेंट कोचिंग के जो आप दे सकते हो। तो वहाँ पे आपको इतने सारे मॉक टेस्ट मिलेंगे कि आपको मॉक टेस्ट के दो कभी कमी नहीं होगी। वहाँ पे इनफ नंबर ऑफ मॉक टेस्ट है, तो आप जाओ वहाँ से दो, प्रैक्टिस करो। तो जाओ और देना स्टार्ट कर दो। मैं सिर्फ आपको गाइड कर सकती हूँ, लेकिन करना आप ही को है। तो इट्स हाई टाइम कि अब आप सीरियस हो जाओ और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दो और करना स्टार्ट करो। अगर आपने अभी तक अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी थी और आप अभी सोच रहे हो करने की, तो अब सोचो मत, अब सीधा कर दो स्टार्ट, क्योंकि अब भी अगर सोचते रहोगे तो फिर कब करोगे। अगर किसी रीज़न की वजह से आप पहले स्टार्ट नहीं कर पाए और अब कर रहे हो, तो इस चीज़ को इतना मत सोचो और अब कर दो स्टार्ट। जो गलती होनी थी वो हो गई, वो आप नहीं बदल सकते हो, लेकिन अब एक और गलती आप मत करो। अब स्टार्ट कर दो एंड ट्रस्ट में, अगर आप राइट गाइडेंस फॉलो करते हो, सही पाथ पे चलते हो, डेफिनेटली अभी भी आप बहुत अच्छे मार्क्स से क्रैक कर सकते हो। ऑलवेज रिमेंबर, ईयर 2026 आपका है, नहीं 2026 आपका है, तो वो आपका है, आपको करना है, उसको अच्छे से क्रैक करके अपनी ड्रीम मेडिकल कॉलेज में जाना है। तो देखो, अभी तक मैंने आपको बताया कि आपको कैसे अपना प्लानर बनाना है, किस तरीके से आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो और फिर कैसे आपको मॉक टेस्ट देना है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कि जो आपने अपना टाइम पीरियड लिया है कि 14 डेज में आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, तो उस सिलेबस को आपको कैसे कंप्लीट करना है। तो अब सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी की बात करते हैं। तो देखो, सबसे पहले आपको लेने हैं लेक्चर्स। अगर आप डिटेल लेक्चर्स ले रहे हो, आपने कुछ ज्वाइन कर रखा है तो आप ले सकते हो, लेकिन अगर आपने कुछ भी ज्वाइन नहीं करा और आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो और आपको समझ नहीं आ रहा कौन से लेक्चर्स ले, तो आप उम्मीद या फिर प्रचंड के लेक्चर्स ले सकते हो। मैंने भी सेल्फ स्टडी करी थी और मैंने वहीं के लेक्चर्स लिए थे, तो मुझे पता है कि वहाँ पे तो इनफ कंटेंट है, बाकी का मुझे श्योर नहीं हूँ, बट वहाँ पे इनफ कंटेंट है, तो वहाँ से करोगे तो आपका कुछ मिस आउट नहीं होगा। एनसीईआरटी के सारे कॉन्सेप्ट से कुछ भी मिस नहीं है और बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा भी नहीं है, जितना आपको जानने की ज़रूरत है उतना ही करवाया गया है। तो एकदम इनफ है, वहाँ सब कर सकते हो। बट आपको ये बिल्कुल भी डाउट नहीं रखना अपने मन में कि हम वन शॉट कर रहे हैं तो हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। मेरा हुआ है तो आपका भी होगा यार, लेकिन हाँ, कुछ और चीज़ें आपको ज़रूर करनी है ताकि आपको कोई लॉस ना हो। वो मैं आपको बताऊंगी कि आप क्या कर सकते हो। जैसे हम डिटेल बैच के लेक्चर लेते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन करवाए जाते हैं क्लास में, पर अगर हम वन शॉट लेते हैं तो वहाँ पे एक चैप्टर के हमें बहुत कम क्वेश्चन करवाए जाते हैं, क्योंकि टाइम कम होता है। तो वो थोड़ी सी दिक्कत आती है कि डिटेल बैचेस में क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा होती है और वन शॉट में कम होती है। तो वो आप कैसे कवर कर सकते हो, उसका क्या सोल्यूशन है, वो मैं आपको बताऊंगी। तो वो कर लोगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। वन शॉट से लेक्चर लेने के बाद आपको अपनी बनानी होती है फॉर्मूला शीट्स। अगर आप फिजिक्स या फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो ऑर्गेनिक के लिए रिएक्शन शीट्स और इनऑर्गेनिक के लिए आपको एक्सेप्शन शीट्स, जो आपको अपनी खुद की बनानी है, मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगी। बट आप उसे ऐसा सैंपल लो और अपनी खुद की बनाओ। आई विल प्रेफर अपनी खुद की बनाई हुई, बहुत जल्दी याद होती है, बहुत हेल्पफुल होती है। तो अपनी खुद की बनानी है और आपको उसके लिए कुछ नहीं करना। जब आप लेक्चर ले रहे हो तो साथ में एक पेपर लेके बैठ जाओ। जब भी कोई फॉर्मूला आए, कोई रिएक्शन आए, कोई एक्सेप्शन सर बताए, तो उसको उस पर नोट डाउन करते रहो और एट द एंड ऑफ द लेक्चर आपकी वो शीट जो है वो प्रिपेयर हो जाएगी। आपको कुछ नहीं करना। अगर आप सोचोगे कि बाद में बना लेंगे तो नहीं बनेगी। बाद में कुछ नहीं होता है, फालतू का बैकलॉग क्रिएट मत करो कि ये भी करना है वो भी करना है। जो जो चीज़ें साथ साथ निपट सकती है उसे साथ साथ ही करो। साथ साथ बनानी है आपको फॉर्मूला शीट्स, ये आपकी क्विक रिवीजन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। इसके अलावा बच्चे पूछते हैं कि एनसीईआरटी पढ़नी है या नहीं पढ़नी। देखो, बायो के लिए तो आपको पढ़नी ही है, उसके लिए तो आपके पास कोई और ऑल्टरनेटिव होना ही नहीं चाहिए। सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ो, जितनी बार पढ़ सकते हो। केमिस्ट्री के लिए भी आपको एनसीईआरटी वन टाइम रीड करनी है। वन टाइम रीड करोगे, जो जो पॉइंट्स ऐसे लगेगी जहाँ पे थ्योरेटिकल पॉइंट लिखा है, जहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकता है, स्टेटमेंट बेस्ड या फिर असर्शन रीजन, उसको हाईलाइट कर लो। उसके बाद आपको दोबारा पूरी एनसीईआरटी नहीं पढ़नी केमिस्ट्री की, बस वो हाईलाइटेड पॉइंट्स पढ़ना है। तो इस तरह केमिस्ट्री का कर सकते हो। फिजिक्स की आपकी चॉइस है, अगर आपसे पढ़ी जाती है तो आप पढ़ सकते हो। मेरे से नहीं पढ़ी गई थी तो मैंने नहीं पढ़ी थी। अगर आपसे नहीं पढ़ी जाती तो आप मेडिजी बुक से पढ़ सकते हो, वहाँ पे सब कुछ लिखा है, वो एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है। एनसीईआरटी के सारे पॉइंट्स वहाँ पे कवर्ड है, तो वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे उसकी पीडीएफ मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके पढ़ सकते हो। इसके बाद बात करते हैं आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस की। देखो, आपके पास जो भी डीपीपी मॉड्यूल है आप वहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से पीडब्ल्यू एनसीईआरटी पंच बुक की पीडीएफ ले सकते हो, वहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। देखो, आपकी स्ट्रैटेजी ये होती है क्वेश्चन प्रैक्टिस के टाइम पे कि सबसे पहले तो आप जहाँ से भी लेक्चर ले रहे हो, चाहे वो आप डिटेल लेक्चर ले रहे हो या वन शॉट लेक्चर ले रहे हो, तो आपको पहले क्लास में करवाए उस लेक्चर में जितने क्वेश्चंस करवाए सर ने, वो आपको सारे रिवाइज करने हैं, क्योंकि वो तो पहले सर ने करवाए थे ना। अब आपको एक बार खुद से करके देखना कि आपसे हो रहे या फिर नहीं हो रहे। और उसके बाद आपको करनी है क्वेश्चन प्रैक्टिस। बायो के लिए मैं रिकमेंड करूँगी कि अगर आपके पास टाइम कम है, आपको कम टाइम दे रहा हो बायो के क्वेश्चन प्रैक्टिस को, तो आप एक काम कर सकते हो, जो क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लगता है आप उनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे आप बायो में असर्शन, रीजन, स्टेटमेंट बेस, इनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। आपके पास टाइम कम है तो क्यों उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना जो आपसे हो सकते हैं, आप उनकी करो। जो आपके टाइम ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, जो आपके मॉक टेस्ट में गलत होते हैं, जो आप नहीं कर पाते,
असर्शन रीज़न वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने से आपकी स्पीड भी इंप्रूव होगी और एक्यूरेसी भी। इसके बाद आपको सारे सब्जेक्ट्स के मिनिमम 10 ईयर्स के पीवाईक्यूज़ करने हैं सॉल्व। फिजिक्स का मैं आपको डिटेल में बताती हूँ मेरी क्या स्ट्रैटेजी थी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने की। तो सबसे पहले मैं लेक्चर के क्वेश्चंस करती थी जो भी वन शॉट में करवाए गए हैं। उसके बाद क्या होता है, जैसे हम वन शॉट से करते हैं, मैंने शुरू में बताया था कि वहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कम करवाई जाती है एज़ कम्पेयर टू डिटेल बैच के लेक्चर्स। तो हमें क्या होता है, कॉन्सेप्ट तो समझ में आ जाता है, लेकिन जब हम खुद से क्वेश्चन सॉल्व करने बैठते हैं कोई भी बुक से, डीपीपी से, तो हमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। हम क्वेश्चन को देख के एकदम ब्लैंक हो जाते हैं, हमें समझ नहीं आता कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है, कैसे अप्रोच करना है, इसकी क्या एप्लीकेशन है, हम एकदम ब्लैंक हो जाते हैं। ये दिक्कत मेरे साथ बहुत ज़्यादा थी। मुझे समझ तो आती थी फिजिक्स सारी, मुझे कॉन्सेप्ट्स क्लियर थे, बट मुझसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते थे। एंड आई एम डैम श्योर कि बहुत सारे बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम हो रही होगी। तो व्हाट आई डिड, उसी साल तमन्ना मैम की 7777 क्वेश्चन सीरीज लॉन्च हुई थी, मैंने वो पूरी लगाई थी और उससे मेरा स्कोर बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुआ था। तो मेरी ये स्ट्रैटेजी होती थी, मैं सबसे पहले वन शॉट में जो क्वेश्चन थे उनको पढ़ा, उसके बाद मैंने तमन्ना मैम की 7777 क्वेश्चन सीरीज से क्वेश्चन प्रैक्टिस करे, फिर मैं उसके बाद पीवाईक्यूज़ करती थी और उसके बाद मैं मॉक टेस्ट देती थी। और फिर मॉक टेस्ट देने के बाद मैं उसे एनालाइज़ करती थी बहुत अच्छे से, मैं अपनी गलतियाँ देखती थी और फिर मेरे जो जो टॉपिक्स गलत होते थे उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस में करती थी पीडब्ल्यू एनसीईआरटी पंच बुक की पीडीएफ से। तो मेरी स्ट्रैटेजी ये थी और मैंने रियलाइज़ किया कि जब मैंने वन शॉट के क्वेश्चंस करे, फिर मैंने तमन्ना मैम की सीरीज़ के क्वेश्चंस करे और उसके बाद पीवाईक्यूज़ करे, तो एक करके जो पहले स्टार्टिंग में मेरा स्कोर 50-60 जाता था फिजिक्स में, वो 120 तक पहुंच गया था। तो मेरा जो स्कोर था वो एकदम डबल हो गया था। उसके बाद 120 से 180 जाने के लिए मैंने पीडब्ल्यू एनसीईआरटी पंच बुक को यूज़ किया था। मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से एनालाइज़ करती थी मॉक टेस्ट की, मेरे क्या क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, कौन से टॉपिक से हो रहे हैं, किस वजह से हो रहे हैं, और उन गलतियों को इम्प्रूव करती थी कि वो गलतियाँ दोबारा ना हो। उन टॉपिक्स को पढ़ती थी दोबारा, उनके ऊपर और क्वेश्चन सॉल्व करती थी। तो इस तरह मैं वो करती थी और इसके बाद मेरा जो स्कोर था वो 120 से 157 तक मेरा पहुंच गया था। तो बेसिकली तमन्ना मैम की जो सीरीज़ थी जो मैं बता रही हूँ, उस सीरीज़ में मैम ने डिफरेंट डिफरेंट बुक्स के नीट लेवल के क्वेश्चंस करवा रखे हैं, पहले टॉपिक वाइज, देन चैप्टर वाइज, देन यूनिट वाइज, एंड देन फुल मॉक्स के वे में। तो वहाँ पे मैम ने बहुत अच्छे से एक एक क्वेश्चन को समझाया हुआ है। तो जो प्रॉब्लम होती है कि वन शॉट में हमें इनफ क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हो पाती, वो वहाँ पे कवर हो गई है। ये सीरीज़ आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हो। तो यूट्यूब के आपने पहले वन शॉट से कंसेप्ट समझे, फिर आपने इस सीरीज़ से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, तो दोनों चीज़ें करोगे साथ में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये दोनों करके प्लस पीवाईक्यूज़ करके आप 100 टू 120 स्कोर कर सकते हो। उससे आगे जाना तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे से अपना मॉक टेस्ट को एनालाइज कर रहे हो और उन गलतियों को कितने अच्छे से इंप्रूव कर रहे हो। उससे आगे आपको खुद जाना पड़ेगा, खुद देखना पड़ेगा कि आपकी क्या गलती हो रही है और इन्हें इंप्रूव करना होगा, क्योंकि वो चीज़ें सबकी अलग होती है। हर बच्चा अलग गलती करता है, सबकी अलग स्ट्रेंथ्स होती है, अलग वीकनेसेस होती है। तो आपको अपनी वीकनेसेस आइडेंटिफाई करनी है मॉक टेस्ट से और उन्हें इंप्रूव करना है। अगर आप नहीं करोगे तो फिर स्कोर नहीं बढ़ेगा। अगर आप हर बार मॉक टेस्ट में सेम सिलेबस पढ़ के जाओगे, सेम चीज़ें करके जाओगे और आप एक्सपेक्ट करो कि मार्क्स बढ़ के आएंगे, तो नहीं आएंगे। जब सेम करके जाओगे तो सेम ही मार्क्स मिलेंगे। तो जिस दिन आप अपनी गलती इंप्रूव करके जाओगे उस दिन मार्क्स में आपको इंप्रूवमेंट मिलेगा। तो वो सीरीज़ फिजिक्स के लिए तो बहुत हेल्पफुल है। मैं रिकमेंड करूँगी हर बच्चे को कि जाके एटलीस्ट एक बार देखो, काफ़ी आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे, काफ़ी आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। एंड ऑल्सो सीरीज़ को आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस की तरह लेना है, आपको लेक्चर की तरह नहीं देखना। जब वो सीरीज़ ले रहे हो तो आपको कॉपी पेन लेकर बैठना है, जैसे ही कोई क्वेश्चन आएगा आपको खुद से सॉल्व करना है, खुद से अटेम्प्ट करना है करने का, और उसके बाद आपको आंसर देखना है। अगर आपका सही है तो फिर आप आगे जा सकते हो, लेकिन अगर आपका गलत है तो आप देखोगे कि क्यों गलत है, किस वजह से गलत है, उस चीज़ को एनालाइज करोगे और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओगे और कोशिश करोगे कि वो गलती जो पहले हो गई है वो अब आगे किसी और क्वेश्चन में ना हो। इस तरीके से करोगे तो आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी होगी और आपको समझ भी आएगा। सो दिस वॉज द होल स्ट्रैटेजी जो मैंने फॉलो करी थी अपने टाइम पे, एंड आप करोगे तो डेफिनेटली आपको भी बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। एंड इसके बाद अब आपको करनी होती है रिवीजन। ऐसा नहीं कि जो चैप्टर आपने अभी कर लिया उसको सीधा आप नीट से 1 महीने पहले उठाओगे। ऑफकोर्स आपको बीच बीच में रिवाइज करना पड़ेगा, अदरवाइज भूल जाओगे। तो रिवीजन के लिए आपको चाहिए होता है शॉर्ट नोट्स और माइंड मैप, जिसके थ्रू आप पूरा चैप्टर फटाफट से 10-15 मिनट में रिवाइज कर पाओ। तो वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे सारे चैप्टर्स के लिए। तो आप जाओ वहाँ से उठाना फटाफट से, उसको पढ़ के अपना चैप्टर को रिवाइज कर लेना पहले थ्योरी 10-15 मिनट में। उसके बाद आपको करनी होती है क्वेश्चन प्रैक्टिस। बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस करे आपकी रिवीजन कंप्लीट नहीं होगी। तो अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कौन से क्वेश्चन की करनी है, क्योंकि आपके पास टाइम लिमिटेड है। तो जब आप फर्स्ट टाइम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना, तो जो क्वेश्चन आपसे ना हो, जो आपको डिफिकल्ट लगे, उन क्वेश्चन को आपको मार्क कर लेना है और उन क्वेश्चन को आपको रिवीजन में करना है। जो क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपसे नहीं हो रहे, जिसके लिए आपने सॉल्यूशन देखा, वहाँ से सीखा, तो उन क्वेश्चन को सर्कल कर लो और फिर आपको रिवीजन के टाइम पे उन क्वेश्चन को करना है। सपोज फर्स्ट टाइम आप क्वेश्चन कर रहे हो और आपसे 50 क्वेश्चन नहीं हुए, तो आपने उन्हें मार्क कर लिया, तो रिवीजन के टाइम पे आपको 50 क्वेश्चन करना है। फिर हो सकता है कि आपसे उन 50 में से 20 फिर से ना हो, तो उन 20 को मार्क रहने दो और उसके बाद नेक्स्ट रिवीजन में जब भी आप उस चैप्टर की करोगे तो उन 20 क्वेश्चन को करना है। तो इस तरीके से आपको अपनी रिवीजन करनी है। अब बात करते हैं टाइम टेबल की, तो उसके बारे में मैं आपको कुछ कुछ चीज़ें शॉर्ट में बता देती हूँ। बाकी पूरी डेडिकेटेड वीडियो मैंने इस पर बना रखी है, आप चाहो तो वो देख सकते हो। सबसे पहले तो आपको 13 to 14 आवर्स की पढ़ाई करनी है, जिसमें आपके 6 to 7 आवर्स लेक्चर के होंगे और 6 to 7 आवर्स आपके सेल्फ स्टडी के होंगे। इसके बाद आपको मिनिमम 6 to 8 आवर्स की अपनी स्लीप लेनी है।
अगर आपको ज़्यादा पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर स्लीप। ऐसा नहीं होना चाहिए कि नींद काट के 4 घंटे सो के 5 घंटे सो के आप पढ़े जा रहे हो सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, और इससे आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा। नींद अगर आपकी प्रॉपर नहीं होगी तो आप नहीं पढ़ पाओगे। 1 दिन पढ़ लोगे, 2 दिन पढ़ लोगे, 3 दिन पढ़ लोगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में नहीं पढ़ पाओगे, जो चीज़ आपको काफ़ी इफ़ेक्ट कर सकती है। तो इसलिए आपको स्लीप प्रॉपर लेनी है। इसके अलावा बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं कि हमें 1 दिन में 1 सब्जेक्ट करना है, 2 करने हैं, 3 करने हैं। तो देखो, अगर आप तीनों कर सकते हो तो तीनों करो, लेकिन कई बार क्या होता है कि तीनों नहीं मैनेज हो पाते, तो कोशिश करो कि एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट्स तो आप करो ही डेली। खाली 1 सब्जेक्ट नहीं करना, बिकॉज़ 1 सब्जेक्ट करोगे तो पढ़-पढ़ के बोर हो जाओगे और फिर आपका पढ़ने का मन नहीं करेगा बिल्कुल। ऑल्सो ट्राई करो कि मिनिमम 3-3 घंटे की आप सिटिंग लगाओ इस टाइम पे। 3 घंटे लगातार पढ़ो, फिर ब्रेक लो, फिर 3 घंटे पढ़ो। और जो 2 सिटिंग के बीच में आप ब्रेक ले रहे हो, वो आप अच्छा खासा रख सकते हो 30 मिनट्स का, जिसमें आप अपने आप को फ्रेशन अप करो, फिर नेक्स्ट सिटिंग के लिए रेडी हो जाओ। अगर आप सिलेबस जल्दी ख़त्म करने के लिए ब्रेक नहीं लोगे, लगातार पढ़ोगे, तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो अगली सिटिंग है वो आपकी प्रोडक्टिव नहीं होगी। तो एक सिटिंग लेने के बाद अगर आपको अगली सिटिंग भी प्रोडक्टिव करनी है, उसमें भी आपको अच्छे से पढ़ना है, तो बीच में आपको अच्छा खासा ब्रेक रखना पड़ेगा। उस ब्रेक में आपको रिलैक्स करना है, तो जिस भी चीज़ से आपको अच्छा फ़ील हो, रिलैक्स फ़ील हो, तो आपको वो काम करना है, और उसके बाद फिर आप अगली सिटिंग ले सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। आई होप यू गाइस लाइक द वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर चैनल पर नए हो तो। शेयर करना अपने दोस्तों के साथ जितना ज़्यादा कर सकते हो। बिना सब्सक्राइब किए प्लीज़ मत जाना, मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है आप लोगों के सब्सक्राइब से। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, ये वीडियो कैसी लगी हो ये भी बता सकते हो, और अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप वो भी बता सकते हो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलना, वहाँ पे बहुत सारा मटेरियल है आप लोगों के लिए जो आप काफ़ी यूज़ कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन में। तो फटाफट से जाओ, उसे ज्वाइन करो, और वहाँ पे जितना भी मटेरियल है वो सबका यूज़ लो। वो चैनल आप लोगों के लिए बनाए गए हैं, सो टेक द मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ इट। वहाँ पे बहुत सारा मटेरियल है जो आपकी इस प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प करेगा। और अगर आपको कुछ और चाहिए तो मुझे बता सकते हो कमेंट्स में। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ऑल द बेस्ट गाइस फॉर योर नीट प्रिपरेशन।